तो हम बात करेंगे 1 पेज नोट्स की, बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई इंडिया का। एंड इसका रीजन क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का कारण क्या है? पहला, ज्योग्राफिकल जो वास्टनेस है, दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, वो पहले से बल्कि था। तीसरा रीजन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। चौथा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बहुत सारे लॉयर्स थे उसमें। ये रीजन है भाई क्या होने का, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने का। एंड हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो तरह का होता है ना। रिटन की बात अगर हमने की तो यहाँ पे रिटन की बात की तो रिटन का मतलब समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार का होता है, या फिर रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडिया का जो लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल की बात करें तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है यार, ओके। ये हो गया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला सेलिएंट फीचर है। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें ली गई है, कुछ चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर से चीज़ें ली गई हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली गई। तो ये सब की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक सेलिएंट फीचर है, इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस यार, ओके। नाउ एक और सेलिएंट फीचर ये है, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हम समझें तो एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है भाई? प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एग्जाम्पल है यूएसए,
इंडिया के अंदर क्या है भाई, इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक नॉमिनल एंड एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। थर्ड है यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का, टू द लेजिस्लेचर। फोर्थ, यहाँ पे मेंबरशिप जो होता है मिनिस्टर्स का वो देखने को मिलता है इन लेजिस्लेचर। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर एंड लीडरशिप किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम का। एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। बट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ब्रिटिश के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया था, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन के अंदर और ब्रिटिश गवर्नमेंट में सोवरिन कौन होता है, जो है हेरिडिटरी हेड होता है। वहाँ पे पार्लियामेंट सोवरिन नहीं है, मतलब जो ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सोवरिन है। अब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सोवरिन है, बट ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट सोवरिन है। जो पार्लियामेंट बोल दिया वो नियम बन गया, पार्लियामेंट इज सोवरिन। एंड यहाँ पे हेरिडिटरी हेड होता है जिसको हम मोनार्च बोलते हैं। बट इंडिया के अंदर हम बात करें, ब्रिटेन इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन के जो अंदर पार्लियामेंट है वो सोवरिन होता है। तो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरिन यार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरिन। यहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है, ओके ओके। पहला हमने देखा अबाउट द सैलेंट फीचर्स में लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाउ, अगर हम बात करें तो कुछ रिजिड फीचर्स हैं यहाँ पे, लाइक स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, एंड कुछ फ्लेक्सिबल फीचर्स हैं, सम फीचर्स जो कि ऑर्डिनरी लॉज के लिए। सिमिलर टू है ना, ऐसे रिजिड फीचर्स हैं जिनको हमको अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। एंड कुछ फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इस टर्म्स में है कि वो ऑर्डिनरी लॉ के जैसे ही उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर रिजिड कुछ चीज़ें को अगर हमको अमेंड करना है तो इसके लिए हमारे पास आर्टिकल 368 को इस्तेमाल करना पड़ता है भाई, जहाँ पे अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकल 368 के अंदर +2/3 ऑफ द मेंबर
है ना, 2/3 मेजोरिटी प्लस मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल 368 के बारे में बात की जा रही है। 368 का मतलब ये होता है। एंड कुछ फ्लेक्सिबल फीचर्स हैं वो आउटसाइड आर्टिकल 368 उसको हम अमेंड कर सकते हैं। एंड इसको अमेंड करने के लिए हमारे पास सिंपल मेजोरिटी ही काफ़ी है यार। मोर देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। ओके, तो ये हमने बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये भी एक हमारे पास क्या है, इसका सिलियंट फीचर है यार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है यहाँ पे, फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, लाइक अगर हम बात करें कुछ फेडरल फीचर्स हैं, लाइक डिवीजन ऑफ पावर यार, टू गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे क्वेश्चन आता है भाई, ये हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फेडरल फीचर। तो डिवीजन ऑफ पावर एक फेडरल फीचर है, टू गवर्नमेंट इज अ फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फेडरल फीचर्स हैं, बट ये एग्जाम्पल्स की बात की हमने। कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं यार, लाइक स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। जो सिंगल वाले हैं वो सब क्या है, यूनिटरी फीचर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिजिड है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फीचर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी फीचर। And independent judiciary is a federal feature and integrated judiciary is a unitary feature. तो एक सैलिएंट फीचर्स हो गया, इट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। नाउ इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है भाई। अभी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एन एग्जांपल ऑफ फेडरल फीचर एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फीचर। सो इट इज ऑल्सो सैलिएंट फीचर, integrated and independent judiciary। जो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। ये सब का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है ना। एंड जो इंटीग्रेटेड मीन्स एनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। तो ये हमारे पास एक सिलेंट फीचर हो गया। नाउ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये भी एक सिलियंट फीचर है यार। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी।
Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy is also what? It is also salient features. अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है, पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट राजा है, कहाँ पे मैंने बताया अभी, ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पे पार्लियामेंट जो भी बोलता है वो नियम बन जाता है ना। एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो ये ब्लेंड है दोनों का, ठीक है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट पावर टू amend the constitution and supreme court's judicial review. So synthesis of the parliamentary sovereignty and judicial supremacy. फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये एक सेलिएंट फीचर है यार। Fundamental rights promote what? Fundamental right is promote political democracy, justifiable in nature, so justiciable इन नेचर। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो। नॉट एब्सोल्यूट, एंड इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइड हैं भाई। एंड इट इज़ नॉट सैक्रोसेंट। जो हर चीज मैं लिख रहा हूँ वो एक एमसीक्यू है यहाँ पे, है ना। मतलब कैन बी रिपील, पवित्र नहीं है ये। फंडामेंटल राइट्स लिया जा सकता है, ठीक है। नाउ एक सेक्युलर स्टेट है इंडिया, जो है एक सेक्युलर स्टेट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेक्युलर स्टेट को फॉलो करता है। सो ये भी एक हमारे पास एक सेलिएंट फीचर्स है यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, है ना। मतलब सेक्युलर स्टेट मतलब नॉट अ स्टेट रिलीजन। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, नो स्टेट रिलीजन, सो इट इज ए सेक्युलर स्टेट। अगर हम बात करें सेक्युलर स्टेट होने का, तो इसके पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी हैं। सो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट रिलीजन के कुछ मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म, जो कि इंडियन सिचुएशन में देखने को मिलता है। एंड इट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली, तो इंटरव्यून कर सकता है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट। ठीक है, तो एक सेक्युलर स्टेट ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक सेकेंड फीचर हो गया। नाउ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं यार। है ना, मतलब दिस आर दी बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये किसी के कंट्रोल में आके काम नहीं करते। लाइक हम बात कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
कंट्रोलर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। एंड देयर इंडिपेंडेंस, कैसे ये इंडिपेंडेंस इनको देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट बॉडीज, दिस आर दी बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एंड ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, दे आर इंडिपेंडेंट थ्रू को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, बिकॉज इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, एक्सपेंस जो है इनके जो दिस आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और बहुत सारे। तो ये सब हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज एक सैलिएंट फीचर हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यूनिवर्सल एलिड फ्रेंचाइज है, मतलब 18 ईयर्स ऑफ एज जो है उसमें राइट टू वोट देखने को मिलेगा। फ्रॉम 12 टू 18 कब किया गया था, कौन से अमेंडमेंट से, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यही पूछा जाता है कि 21 ईयर का जो लिमिट था वो उसको 18 कब कर दिया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको नोवल फीचर बोलते हैं भाई, नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे पास 3 प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। कुछ सोशलिस्ट हैं, कुछ गांधीयन हैं, एंड कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दिस आर टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स आर टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना, दिस पॉलिटिकल राइट्स आर टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, but these directive principles are to promote social and economic democracy. Okay, fundamental rights promote social and economic डेमोक्रेसी। देखो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है बोल के, इसीलिए इनको बोला कि दिस आर जस्टिसिएबल। बट फंडामेंटल मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। अगर आपको बोला कि स्टेट बोलता है कि सब गरीबी दूर करना, गरीबी दूर नहीं हो रहा, तो आप ये नहीं बोल सकते गरीबी अभी तक दूर नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चल दिए, सो दिस आर जस्ट नॉन जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, सो इट इज ऑल्सो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं these are added by 42nd constitutional amendment act, and these are also non justiciable। फंडामेंटल ड्यूटीज आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बोल सकते कि ये देखो यार फॉलो नहीं हो रहा है बोल के। सो 3 चीज़ें याद रखना है ना, नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस आर नॉन जस्टिसिएबल,
नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल, बट जो फंडामेंटल राइट्स आर दिस आर जस्टिसिएबल यार, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं यहाँ पे, ये भी एक सिलियंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं वो कब ऐड किए गए भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एडेड बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव फॉलो करने की बात करता है एट द पार्लियामेंट एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एट द स्टेट लेजिस्लेचर। किसके पास पावर है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बनाने का पार्लियामेंट के पास, एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ इंडिया के अंदर यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। ये भी एक यहाँ पे सिलियंट फीचर है यार, सिंगल सिटीजनशिप। तो गोल क्या है कि एक हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप रखने का, कि एक यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन बनाना है अपने को। यूएसए के अंदर क्या मिलता है? डुअल सिटीजनशिप मिलता है यार। डुअल सिटीजनशिप मतलब एक सिटीजन ऑफ यूएसए होगा और एक सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, लाइक कोई फ्लोरिडा का है, लॉस एंजल्स का है, तो वहाँ का एक स्टेट होगा, एक सिटीजनशिप मिलेगा। इंडिया के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। ये भी एक्सीलेंट फीचर है। इंडिया के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमारे एक सेलियंट फीचर्स है यार। ये 3 टायर गवर्नमेंट है, इज ओनली फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ना ये कब ऐड किए गए? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd से पंचायत इंट्रोड्यूस एंड 75th 44th से म्यूनसिपालिटीज, ये ऐड किए गए 1993, जिसमें एक सेंटर पे होगा, एक स्टेट पे होगा, एक लोकल लेवल पे गवर्नेंस देखने को मिलता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट है, रिटन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, है ना, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंथेसिस देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का, फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सेक्युलर स्टेट है, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखने को मिलते हैं यार। सिटीजनशिप कैसा है इंडिया के अंदर? सिंगल सिटीजनशिप है, दिस आर गवर्नमेंट्स है, दिस आर दी सिलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर पॉइंट एक एमसीक्यू है, हर जो मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे एक एमसीक्यू है यार।